गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। लास्ट टर्न पर हम पढ़ रहे थे फैक्टर अफेक्टिंग एग्रीकल्चर, इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर को कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो कुछ फैक्टर्स हैं, मतलब नेचुरल फैक्टर्स है कि नेचर ने जो प्रोवाइड किया वो नेचर भी उस पर प्रभाव डालती है, एग्रीकल्चर पर कैसे डालती है। ठीक है, तो उसमें हम देख रहे थे फिजिकल फीचर। फिजिकल फीचर हम लोग देख रहे थे। फिजिकल फीचर्स में हम लोग बात करते हैं कि लैंड किस टाइप की होनी चाहिए जो एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल है, कौन सी लैंड है जो एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल नहीं है। तो लैंडफॉर्म इन्फ्लुएंस क्रॉप कल्टीवेशन टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। लैंडफॉर्म जो है, लैंड का जो स्ट्रक्चर है वो एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, ज़्यादा मात्रा में प्रभावित करता है। कैसे करता है? फर्टाइल प्लेन्स, रिवर विलेज एंड डेल्टाज आर मोस्ट सूटेबल फॉर फार्मिंग। यहाँ पे प्लेन्स, रिवर्स, डेल्टाज, जो प्लेन वाली फ्लैट जगह होती है वो बहुत सूटेबल होती है फार्मिंग के लिए। क्यों? क्योंकि वो फर्टिलिटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इन दिस एरियाज द लैंड हैज़ एल्यूएबल सॉइल। वहाँ पे सॉइल जो होती है एल्यूएबल सॉइल होती है, यानी कि सॉइल की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। और पॉपुलेशन कंस्ट्रक्शन भी हाई होता है वहाँ पे, और पॉपुलेशन ज़्यादा होगा तो लेबर भी हमको ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे। ठीक है, लेबर सस्ते भी मिलेंगे, मतलब मजदूर। ठीक है, इस तरीके से तो फ्लैट एरिया जो होता है वो बहुत सूटेबल होता है। ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत अच्छा होगा, मशीनों की भी बहुत अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर प्लाटूज की बात करें तो प्लाटूज को अगर प्लेन लैंड से हम कंपेयर करें तो जो प्लाटूज होता है वहाँ पे जो एग्रीकल्चर होता है, प्लगिंग होता है, वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ की सॉइल जो होती है वो फर्टाइल नहीं होती है इतनी ज़्यादा। अगर हम लोग सिमिलरली माउंटेन्स की बात करें तो माउंटेन्स पर तो एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा ही मतलब अच्छा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सॉइल एरोजन बहुत ज़्यादा होता है। सॉइल एरोजन टेक प्लेस इजीली, वहाँ पे सॉइल एरोजन बहुत होता है, यानी मिट्टी का कटाव एक जगह से दूसरी जगह पे बहुत उड़कर जाती है। और ट्रांसपोर्टेशन और मशीन भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, तो वहाँ पे बिल्कुल बहुत मुश्किल है एग्रीकल्चर करना। तो सबसे सूटेबल फिजिकल फीचर में सबसे सूटेबल कौन सा है? सबसे सूटेबल है प्लेन, फिर प्लाटूज एंड माउंटेन्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ है अगर हम लोग एग्रीकल्चर के लिए देखें तो। क्लाइमेट हमको पता है कि सब क्रॉप्स के लिए अलग अलग क्लाइमेट है। तो अगर हम राइस की बात करें तो राइस को क्या क्या क्लाइमेट में हीट और वाटर दोनों आ जाते हैं। ठीक है, मतलब मौसम कैसा होना चाहिए, तो हीट एंड वाटर एंड हैंस क्लाइमेट में बेटा क्या आता है कि वहाँ का रेनफॉल कैसा है, बरसातें आती है, और वहाँ की जलवायु कैसी है, मौसम कैसा है, गर्म है, ठंडा है, तो ये सब क्लाइमेट के अंदर आते हैं। तो राइस की क्रॉप्स को उगाने के लिए, यानी ग्रो करने के लिए लॉट ऑफ हीट और वाटर दोनों की, मतलब वेट मौसम भी होना चाहिए, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स होना चाहिए। जबकि वीट के लिए क्या होता है कि वीट के लिए अमाउंट मॉडरेट अमाउंट ऑफ हीट एंड वाटर मॉडरेट अमाउंट में होना चाहिए। ड्राई सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मिलेट्स की अगर हम बात करें तो मिलेट्स के लिए जो एरिया होता है वो लेस रेनफॉल का होता है। मिलेट के लिए लेस रेनफॉल का होना चाहिए। इस तरीके से सबके लिए अलग अलग क्लाइमेट डिवाइड किए गए हैं। और प्लांटेशन वहाँ पर नहीं होती जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो, तो हर टाइप का मौसम होना चाहिए, थोड़ी गर्मी भी होनी चाहिए, थोड़ा, मतलब हर जगह अलग अलग टेम्परेचर बांटा गया है। ठीक है, किसके लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, इस तरीके से जलवायु इफेक्ट डालता है। अब हम थर्ड टॉपिक सॉइल की बात करेंगे। द क्वालिटी ऑफ सॉइल ऑल्सो डिटरमाइंस द टाइप ऑफ क्रॉप्स दैट आर ग्रोन। जो सॉइल की क्वालिटी है वो भी डिपेंड उस पर भी डिपेंड करती है कि क्रॉप्स किस टाइप की होगी, यानी कि जो सॉइल की क्वालिटी है वो भी क्रॉप्स को क्या करती है, क्रॉप्स को वो भी क्या करती है, मतलब वो भी प्रभावित करती है। एल्यूएबल सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल। एल्यूएबल सॉइल जो होती है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है। एंड मोस्ट क्रॉप्स कैन ग्रो, और वहाँ पे एल्यूएबल सॉइल में बहुत सारी क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। एल्यूएबल सॉइल मतलब कि फर्टाइल, जो मिट्टी अच्छी हो, मतलब कि उसमें सारी एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए, जैसे पोटेशियम, नाइट्रोजन, जितनी अच्छी मात्रा में होंगे तो वो क्रॉप्स अच्छी से उग पाएगी। तो फर्टाइल सॉइल को एल्यूएबल सॉइल बोल सकते हैं। वाइल क्ले सोइल रिमेन्स अ लॉट ऑफ वाटर, जो क्ले सोइल में बहुत ज़्यादा पानी होता है, चिकनी मिट्टी, एंड ओनली क्रॉप्स विच थ्राइव्स इन वाटर आर ग्रोन इन इट। तो यहाँ पे क्ले सोइल में केवल वही क्रॉप्स उगाई जा सकती है जिनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत हो, हर टाइप की क्रॉप्स नहीं उगाई जा सकती। जबकि एल्यूएबल सॉइल जो होती है वो हर टाइप की क्रॉप्स के लिए फर्टाइल होती है, अच्छी होती है। सॉइल्स विच आर porous and contain high nutrients produce good crops।
तो जो सोइल अच्छी मतलब बहुत ज़्यादा उसमें पोर्स बहुत ज़्यादा अच्छे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जिस सोइल में, वहाँ पे अच्छी क्रॉप्स उगाई जा सकती है। तो सोइल कौन सी अच्छी होगी? एल्यूवियल सोइल, जिसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होंगे, पोटेशियम, नाइट्रोजन, जो क्रॉप्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी होते हैं वो सारे प्रेजेंट होंगे, तो वहाँ पे क्रॉप्स अच्छी होती है। लेकिन अगर क्ले सोइल होगी तो केवल वहाँ पर वही क्रॉप्स उगाई जा सकती है जिनको पानी की ज़्यादा मात्रा चाहिए होती है, ठीक है। उसके बाद है इकोनॉमिक एंड ह्यूमन फैक्टर्स। इकोनॉमिक एंड ह्यूमन फैक्टर्स, capital and technology are the two most important economic factors that influence agriculture. कैपिटल मतलब कि जगह कितनी बड़ी है एंड टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा है उस जगह पर, ये दोनों बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर बेटर फार्म इनपुट्स। कैपिटल को क्या क्या चाहिए होता है? सीड्स, अच्छे सीड्स, मैनर मतलब बहुत अच्छी मैनर होनी चाहिए, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन फैसिलिटीज एंड इम्प्लीमेंट्स। तो अच्छे उपकरण होंगे तो वो कैपिटल पे डिपेंड करता है। मतलब जैसे हम लोग बड़ी सिटी की बात करते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में अच्छे सामान मिलते हैं, बीज अच्छे मिलते हैं, फर्टिलाइजर्स, मैनर्स, ये सब अच्छी चीज़ें मिलती हैं। अगर छोटे गाँव की बात करें तो वहाँ पे हम लोगों को बड़ी जगह से ही खरीदने पड़ते हैं वहाँ सामान, ठीक है। तो कैपिटल बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर को क्या करती है? प्रभाव करती है। इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड टू यूज़ मॉडर्न मशीनरी। तो बड़ी जगह पर बहुत ज़्यादा मॉडर्न मशीनरी का यूज़ किया जाता है। एंड फार्म टेक्नोलॉजी, वहाँ पे टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा होती है ना। उसके बाद है टेक्नोलॉजी इज रिक्वायर्ड टू इम्प्रूव द क्रॉप यील्ड। टेक्नोलॉजी से ही जो हमको क्रॉप से मिलने वाला उत्पाद होता है वो टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है। wherever never the and better technology is used, the crop yield has shown significantly better results both in term of quality and quantity. Wherever newer एंड बेटर टेक्नोलॉजी इज यूज, जहाँ पर बहुत नई और अच्छी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है वहाँ पर अच्छे प्रोडक्ट हमको मिलते हैं, क्वालिटी में भी और क्वांटिटी में भी। एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस आर पेरिस इन नॉर्थ अमेरिका। इसका अच्छा एग्जाम्पल है नॉर्थ अमेरिका में पेरिस। transport facility and availability of loans for farmers and for favorable government policies for procurement of agriculture produce are other economic factors। इसके अलावा जो और भी जो फैक्टर्स हैं वो क्या हैं? ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी कैसी हो, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन फॉर फार्मर्स के लिए लोन अवेलेबिलिटी, फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज, अच्छी गवर्नमेंट पॉलिसीज जो कि फार्मर के हक में हों, उनको जिनसे फ़ायदा हो, ठीक है। ये सब जो है वो इकोनॉमिक फैक्टर्स में ही आते हैं, जिनसे मतलब उनको कितना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। किसान की मेहनत ज़्यादा होती है और उस अकॉर्डिंग उनको क्या होना चाहिए? बेनिफिट भी होना चाहिए। तो ये सब इकोनॉमिक में आते हैं। इकोनॉमिक मतलब कि पैसे से रिलेटेड होती है, ठीक है, धन से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद एडिक्वेट एंड चीप लेबर इज द ह्यूमन फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एग्रीकल्चर। जो चीप लेबर मतलब सस्ते लेबर जो हैं, ये ह्यूमन फैक्टर, सस्ते लेबर और ह्यूमन फैक्टर ये दोनों ही एग्रीकल्चर को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स में तो ज़्यादा क्या आएगा बेटा? मशीनरी आएगा, ट्रांसपोर्टेशन आएगा, और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है वो कितनी हक में है फार्मर्स के लिए, उनको कितना फ़ायदा हो रहा है, वो सब चीज़ें इकोनॉमिक फैक्टर्स में आती हैं। और चीप लेबर जो है वो ह्यूमन फैक्टर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ फार्मिंग के टाइप्स। देयर आर मैनी वेज इन विच फार्मिंग और एग्रीकल्चर इन प्रैक्टिस्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड डिपेंडिंग एंड जोग्राफिकल फैक्टर्स। यहाँ पे बहुत सारे देयर आर मैनी वेज इन विच फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर इन प्रैक्टिस्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। बहुत सारे तरीकों से, अलग अलग तरीकों से वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट में अलग अलग जगह पर क्या हो रहा है? कुछ जोग्राफिकल फैक्टर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं जिसपे फार्मिंग को क्या किया है? डिवाइड किया गया है, जिसके बेस पे कुछ जोग्राफिकल फैक्टर्स हैं, अलग अलग तरीकों से अलग अलग जगह पे फार्मिंग को डिवाइड किया गया है। अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये ज़्यादा क्या है? मतलब जोग्राफिकल फैक्टर्स, उसके अलावा अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल, मतलब लेबर यानी मजदूरों की अवेलेबिलिटी, और कैपिटल कितनी बड़ी है, एंड वहाँ का टेक्नोलॉजी का लेवल क्या है। तो टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, यहाँ पे हम लोग चार्ट देख रहे हैं। ये टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सब्सिस्टेंस एंड कमर्शियल, ठीक है। सब्सिस्टेंस जो है वो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग को 3 टाइप्स में बांटा गया है, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन फार्मिंग।
और प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है उनको फिर दो भागों में बांटा गया है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग। इन सब के बारे में हम लोग चैप्टर के आगे पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। देयर आर नंबर ऑफ वेज टू क्लासीफाई एग्रीकल्चर, देयर आर नंबर ऑफ वेव्स टू क्लासीफाई एग्रीकल्चर। यहाँ पे हम देख चुके हैं कि एग्रीकल्चर को बहुत भागों में बांटा गया है। इट कैन बी क्लासिफाइड एज एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ लैंड। लैंड की साइज के बेस पर दो पार्ट्स में बांटा है, साइज ऑफ द लैंड, लैंड की साइज के बेस पर टू पार्ट्स में बांटा है, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव। वी कैन ऑल्सो क्लासीफाई इट एज सब्सिस्टेंस एंड कमर्शियल एग्रीकल्चर और फार्मिंग। यहाँ पे हमने पढ़ा था सब्सिस्टेंस एंड कमर्शियल, तो ये एक्सटेंसिव और इंटेंसिव को दूसरे नामों से भी जाना जाता है, सब्सिस्टेंस एंड कमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, इनके बारे में डिस्कस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इतना आपको रीड करके देखना है। थैंक यू।